नमस्कार। शिक्षक अभ्यास वर्ग के तृतीय सत्र में आप सभी अभ्यागतों एवं शिक्षक वृंद का स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं अतिथि परिचय हेतु डॉक्टर नितिशा तोष्णिवाल मैडम को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय जन, आज इस सत्र में हमारे बीच मंच पर मुख्य अतिथि एवं विषय प्रवर्तक के पद पर विराजमान हैं डॉक्टर के.एन. रघुनंदन जी। आप संपूर्ण देश में शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ क्षेत्रों तक कार्य करने वाली संस्था विद्या भारती के उच्च शिक्षा संस्थान के संगठन मंत्री हैं। विद्या भारती काफ़ी समय पहले से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और वर्तमान में समय की मांग के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अब आपने कार्य प्रारंभ किया है। आप मूलतः कर्नाटक के निवासी हैं तथा 1990 से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी आप विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप अखिल महामंत्री तथा अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री का भी दायित्व आपने निभाया है। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर ही आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर भरत जी व्यास सर। आप वर्तमान में लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के सचिव पद पर कार्यरत हैं। आप भौतिक शास्त्री हैं। भौतिक शास्त्र में आपने एमएससी तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आज आप जिला परियोजना समन्वयक के पद पर कार्य किया है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आप प्राचार्य रहे हैं। आपको राज्य स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान तथा सिंहस्थ 2016 में राज्यपाल का धन्यवाद पदक प्राप्त हुआ है। आप शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और अभिनव प्रयोग के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जैसे तनाव मुक्त परिसर, परीक्षा बिना शिक्षक, जल बचत आदि के लिए आपने छात्रों को प्रेरित किया है। नगर के कई सामाजिक तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आप सक्रिय दायित्व का निर्वाह कर चुके हैं। वर्तमान में आप विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मंत्रालय स्कूली शिक्षा में पदस्थ है। सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर ही उपस्थित हैं लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक न्यास एवं शिक्षण समिति के कार्यपालन अधिकारी श्री गिरीश जी भालेराव सर। सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन तथा अभ्यास वर्ग की संयोजिका श्रीमती वसुधा केसकर, प्राचार्य लोकमान्य तिलक पांद्रीबा विद्यालय। मैडम, आपका स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अतिथि परिचय के उपरांत अतिथि स्वागत। देखिए, वे आज के हमारे सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर भरत जी व्यास का स्वागत करें। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। विवेकानंद से जगने नवल आध्यात्म पाया था कि सोया कर्म दर्शन राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती न आग जिसे बुझा सकता न पानी है।
हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हुई है धन्य जिनकी त्याग से स्वातंत्र बलिवेदी, भगत सिंह और नेताजी की जिनके स्वर गगन भेदी। खुशी से प्राण देना ही शहीदों की निशानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, ज्ञान की गंगा बहानी है। आज हमारे बीच इस सत्र में डॉक्टर शशि रंजन अकेला जी भी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे तृतीय सत्र का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पर विषय प्रवर्तन के लिए आज के हमारे अतिथि डॉक्टर के.एन. रघुनंदन जी से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सर को। लोकमान्य तिलक शिक्षा समिति न्यास के इस कार्यक्रम में उपस्थित ये तो प्राध्यापक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग है। इस वर्ग में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री भरत व्यास जी और आदरणीय श्री गिरीश भालेराव जी, इस वर्ग के संचालिका महोदय वसुधा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्राध्यापक भाइयों और बहनों, मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का भी प्रारंभ में परिचय किया है। वैसे ये तो विद्या भारती जो 1952 में विद्या भारती का कार्य जो प्रारंभ हुआ, वहाँ से लेकर विद्या भारती स्कूली शिक्षा में जो काम जो किया है अभी तक, उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का कार्य तो उसी के आधार पर निर्माण होगा। अभी वह राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है, इस नीति को समझना है तो विद्या भारती शिक्षा संस्थाओं को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सब लोगों को विद्या भारती से संचालित शिक्षा संस्था में काम करने का बहुत ही ऐसा एक अवसर आप सब लोगों को मिला है। मैं मानता हूँ आप सब लोगों के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। वैसे आप सब लोग इसको क्रियान्वयन करने का प्रयास बहुत पहले से शुरू किया है। मुझे लगता है एक अपेक्षा आज विद्या भारती से संचालित संस्थाओं से ये अपेक्षा होगा, आप ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विचार व्यक्त किया है, जो परिभाषा प्रयोग किया है, उस परिभाषा के हिसाब से जो विद्या भारती का प्रयोग को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये करने से भी बहुत बड़ा योगदान शिक्षा क्षेत्र के लिए हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। विद्या भारती इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विचार व्यक्त किया है, इसको अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है शिक्षा क्षेत्र में। मैं आपको एक उदाहरण बताना है तो अभी बेंगलुरु में ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में करिकुलम बनाने के लिए संदर्भ में भी उन्हीं के नेतृत्व में समिति बनाया है। हम लोग विद्या भारती जो कार्य कर रहे हैं, इसका एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी समिति के सामने हमारा विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण राव जी और पूरा एक डेलीगेशन हम लोग उनके सामने विद्या भारती का जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसका एक प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी बहुत ही प्रभावित हो गए। बहुत बार हमारा देश में
नीति कैसा बनता है हम सब लोग जानते हैं। एक आध जगह प्रयोग करते हैं, वो सक्सेस हो गया तो बोलते हैं देश भर में इसको लागू करना चाहिए ऐसा। लेकिन विद्या भारती एक तो भारतीय शिक्षा के संदर्भ में जो प्रयोग लगातार किया है, विद्या भारती का शिशु वाटिका का 10,000 से ज़्यादा शिशु वाटिका है और एक विनूतन प्रयोग है, यूनिक है देश भर में। एक संख्या के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और विचार के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब सुना, बाद में कस्तूरी रंगन जी को लगा ये विद्या भारती शिक्षा संस्थाओं को देखना चाहिए ऐसा। फिर हम सब लोग जानते हैं आजकल नीतिगत विषयों में अलग अलग स्टेट कार्य प्रांत में जो कार्य कर रहे हैं, उसमें अजीम प्रेम जी फाउंडेशन नीतिगत विषय में बहुत सारा हर स्टेट में उनका सरकार के साथ काम होता है। फिर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का कुछ टीचर्स, प्रोफेसर्स और समिति में कुछ लोग विद्या भारती का 3 विद्यालय का गुजरात में 2 दिन रहा, 2 दिन पंजाब में विद्यालयों को देखा। तीसरा फेज़ में उन्होंने 2 दिन गाज़ियाबाद में जो शिक्षा संस्था है वहाँ भी उनको देखने के लिए मौका मिला। बाद में उनके साथ हम लोग संवाद कर रहे थे। सो वहाँ के अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और वहाँ के जो विश्वविद्यालय है उसका कुलपति जी, उनके साथ भी चर्चा हो रहा था। उन लोगों ने बहुत ही, उनके मन में बहुत सारा प्रश्न था ये संस्था देखने के बाद में। वहाँ के कुलपति जी ने मुझे प्रश्न पूछा, आप विद्या भारती का जो शिक्षा संस्था है वहाँ ये स्वयं अनुशासित कैसा होता है? वहाँ का छात्र है, वहाँ का प्राध्यापक है, वहाँ के मैनेजमेंट, ये सब लोग स्वयं अनुशासित होते हैं, ये कैसा होता है? दूसरा प्रश्न, वहाँ जो विजिट करने के बाद सब लोगों ने ये प्रश्न पूछ रहा था। उनका दूसरा प्रश्न, हम लोग वहाँ के छात्र के साथ संवाद किया, वहाँ के उनका जो पेरेंट्स है उनके साथ हम लोगों ने संवाद किया, वहाँ के प्रधान आचार्य जी से संवाद किया, वहाँ पढ़ कर के आगे गए उनका अलुमिनी एसोसिएशन, उनके जो प्रतिनिधि है उनके साथ भी संवाद किया। सब लोगों के मन में ऐसा देश के बारे में, समाज के बारे में और आसपास के समाज को देखने का दृष्टि के बारे में, ये समान दृष्टि कैसा निर्माण होता है? आपके ऑफिस में चाय देने वाला व्यक्ति भी इतना डेडिकेटेड कैसा होता है? यहाँ का प्राध्यापक, प्रधानाचार्य, पोषक, सब लोग ऐसा एक ही तरह कैसा सोचते हैं देश और समाज के बारे में? ये कैसा संभावना है? हम लोग जानते हैं देश भर में पॉलिसी बनाते हैं, शिक्षा संस्था, यूनिवर्सिटी चल रहा है। ये सभी प्रश्न को उनके मन में यही प्रश्न था, हम लोग ये नहीं कर पाया हमारा संस्थाओं में, हमारा शिक्षा संस्थाओं में इस तरह गुणों का विकास आज भी हम लोग नहीं कर पा रहे। सो इसके पीछे सीक्रेट क्या है, ऐसा पूछ रहे थे। हमारा एक प्रधान आचार्य जी ने उत्तर दिया, देखो हम लोग क्लासरूम में केवल डूज के बारे में बताते हैं, डोंट्स के बारे में हम लोग नहीं बताते। सो ये व्यक्ति स्वयं अनुशासित होने के लिए प्राध्यापक खुद एक मॉडल के नाते प्रस्तुत होता है, प्रधानाचार्य उनके ऊपर वो भी एक रोल मॉडल के रूप में सबके सामने प्रस्तुत होता है। ऐसा बहुत सारा वर्णन किया। बहुत बार हमारा गाज़ियाबाद विद्यालय का एक उदाहरण भी प्रधान आचार्य ने उनके सामने बताया। देखो बहुत बार यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको 12th स्टैंडर्ड के बाद टेक्स्ट बुक वगैरह वापस उसी स्कूल में वापस देना पड़ता है। सो उनको बताते हैं आप ही स्कूल में दीजिए। बहुत लोगों के इनके मन में प्रश्न था ऐसा कुछ गरीब बच्चों को देंगे, नहीं गरीब बच्चों को नहीं देंगे हम लोग। मैं वो प्रधानाचार्य खुद कहा, सो मेरा बच्चा वो भी इसी पुस्तक पे पढ़ते हैं। देखिए हम लोग हर एक जो छात्र पढ़ते हैं पुस्तक को ठीक से रखना चाहिए, उसका और परिसर यानी एक एक पुस्तक बनने में कितना पेड़ काटना पड़ता है, ऐसा उनके मन में ऐसा एक धारणा उत्पन्न किया है। सो ये भी सुनकर उनको आश्चर्य लगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, हम लोग जो सामान्य प्रयोग हमारा संस्थाओं में जो कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा परिणाम है। आज सब लोग ये NCFSC जो बना रहे बेंगलुरु में, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया है पोषक पेरेंट्स के बीच में।
आपको टेक्स्ट बुक बनाना है तो आपको कौन सा विषय पहला सीखना चाहिए बच्चों को, ऐसा लगता है। अधिकांश पेरेंट्स ने उस सर्वे में अभी सर्वे किया, उसमें उत्तर दिया है हम लोग बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देना चाहते हैं। उसके बारे में बहुत लोगों ने कहा पहला वैल्यू सिखाइए ठीक से, बाद में दूसरा टेक्स्ट बुक करिकुलम बहुत सारा विषय वो पढ़ सकते हैं, ऐसा ये अपेक्षा है समाज से। मुझे लगता है ये जो प्रयास विद्या भारती, एक बहुत लोगों को पता नहीं है। उन्होंने और एक प्रश्न पूछा, विद्या भारती जो स्कूल चलाते हैं ना मदरसा जैसा चलता है, ऐसा एक आरएसएस का हिंदू स्कूल है, ऐसा लोग समझ रहे हैं। इसलिए ये जो विद्या भारती केवल शिक्षा संस्थान नहीं है, विद्या भारती भारतीय शिक्षा, जो हम लोग भारतीय शिक्षा के संदर्भ में हम लोगों ने जो परिकल्पना किया है, ऐसा एक मॉडल विद्या भारती का हर एक स्कूल में, अभी जो कॉलेजेस उच्च शिक्षा में भी प्रयास कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में भी ऐसा एक मॉडल विद्या भारती विकसित किया है स्कूली शिक्षा में। उसी तरह एक मॉडल हम लोग उच्च शिक्षा में भी विकसन करना चाहते हैं। इसीलिए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण हुआ है। हम लोग भी विश्वविद्यालय बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में यहाँ जो उपस्थित सभी प्राध्यापक जितना पढ़ेंगे, आपको तो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में, थोड़ा उसमें टर्मिनोलॉजी बदलना पड़ेगा और आज के वर्तमान भाषा में उसका प्रयोग करना पड़ेगा और विश्वास के साथ बोलना चाहिए। देखो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पॉलिसी नीति के नाते जो पढ़ रहे हैं, अधिकांश विषय हमारा इंस्टीट्यूशन में उसको ऑलरेडी क्रियान्वयन करने के लिए प्रयास इंस्टीट्यूशन में किया है। जो बचा है और भी कुछ क्रियान्वयन करने के दृष्टि से प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आपके सम्मुख ज़्यादा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो विचार व्यक्त किया है, आप सब लोग डॉक्यूमेंट पढ़े होंगे, इसलिए मैं बार बार जो भी बोलेंगे, अभी 1-2 साल हो गया है, आपको रिपीटेशन ऐसा लगेगा। फिर भी कुछ विचार आपके सम्मुख रखने के लिए प्रयास करना चाहता हूँ। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल जो दृष्टि है, इसके विजन के संदर्भ में 3 विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है। मूल विषय क्या है? पहली बार हमारा देश का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इवन कोठारी कमीशन रिपोर्ट में भी ये कहा था, लेकिन पहली बार हमारा देश में ये भारत केंद्रित शिक्षा पद्धति है। अभी जो शिक्षा नीति बना है, ये भारत केंद्रित शिक्षा पद्धति है। दूसरा इसमें इसके विजन के संदर्भ में कहा है, हमारा देश का जो शिक्षा है, ये पहला भारत केंद्रित होना चाहिए। दूसरा, हमारा देश का हर एक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। एजुकेशन दूसरा विजन के नाते कहा है। तीसरा इसके दृष्टि के संदर्भ में विजन में तीसरा विषय कहा है, भारत एक ज्ञानाधारित समाज है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। हम लोग दुनिया के सामने ग्लोबल नॉलेज पावर बनना है। भारत को विश्व में एक ज्ञान का महाशक्ति बनना है। इसीलिए ये शिक्षा नीति का निर्माण किया है। ऐसा 3 विषय इसका विजन के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में कहा है। दूसरा, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, उसमें 2 विषय कहा है। एक तो इस शिक्षा नीति का पहला उद्देश्य है टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग्स, एक अच्छा इंसान को विकसित करना, व्यक्तित्व निर्माण। दूसरा, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसा कहा है, टू डेवलप गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अच्छी शिक्षा संस्थाओं को विकसित करना। ये दूसरा इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इसके अलावा ये जो शिक्षा नीति के संदर्भ में 10 विशेषता है इस शिक्षा नीति में। अभी वर्तमान जो हम लोग मैकाले आधारित जो शिक्षा नीति 1835 से जो शिक्षा हम लोग पा रहे हैं, उसमें क्या बदलाव इस शिक्षा नीति में आया है, मुझे लगता है इसमें इसका 10 विशेषता है। पहला विशेषता है, हम लोग व्यक्ति निर्माण के बारे में जब भी बात करते हैं, हमारा हर एक व्यक्ति का विशेषता है।
जो स्वामी विवेकानंद जी ने जैसा कहा है, सो हर एक व्यक्ति ईच पोटेंशियल सोल के संदर्भ में जो व्यक्ति के बारे में कहा है, सो हर एक व्यक्ति यूनिक है, विशेष है। उनके अंतर्गत जो प्रतिभा है उसको विकसित करना, ये उसके संदर्भ में शिक्षा का अलग अलग प्रयोग करना, ये मुझे लगता है ये शिक्षा नीति का पहला विशेषता है। ये छात्र केंद्रित है। हम लोग सामान्य छात्र, हर एक छात्र, हमारा क्लासरूम में जो पढ़ने वाला हर एक छात्र को जैसा चाहिए, उनका जो विशेष गुण है उसको विकसित करने के संदर्भ में प्रयास करना चाहिए। ये विशेषता इसीलिए है, हम लोग हर एक क्लासरूम में देखते हैं, बहुत बार हमारा माननीय कृष्ण गोपाल जी बहुत बार भाषण में उनका वक्तव्य में कहा है, देखिए हम लोग क्लासरूम को पढ़ाते हैं, हम लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते। ऐसा मुझे लगता है ये बहुत बड़ा शिफ्ट जो शिक्षा नीति के अंतर्गत हुआ है, ये मानता हूँ ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हर एक व्यक्ति के बारे में ध्यान देना चाहिए। ये शिक्षा नीति का एक प्रमुख विशेषता ऐसा मैं मानता हूँ। मैं कम शब्दों में 10 पॉइंट बोल देता हूँ। दूसरा विषय इसमें एक तो साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में, ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के संदर्भ में ये प्रथम हर साल इसका सर्वेक्षण होता है। प्रथम एनजीओ का सर्वे हम लोग पढ़ते हैं, कितना लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए नहीं आता है, काउंटिंग नहीं आता है, ऐसा बहुत सारा सर्वे हम लोगों ने देखा है। उसके आधार पर शिक्षा नीति को आगे देखिए, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को ठीक करना चाहिए, वो व्यवस्थित रूप से 3rd स्टैंडर्ड तक बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये दूसरा, उसके संदर्भ में बहुत सारा विचार व्यक्त किया है, ये दूसरा इस शिक्षा नीति का एक विशेषता है। तीसरा एक शिक्षा नीति का विषय, इसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लाया है। देखिए बच्चों को, हम लोग सोचते थे मुझे साइंस भी पढ़ना है, मुझे म्यूजिक भी सीखना है, मुझे स्पोर्ट्स भी करना है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत फ्लेक्सिबिलिटी है। सो +2 के बाद बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ने के लिए मौका मिला है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ तक लाया है, अभी यूजीसी ड्यूअल डिग्री का भी घोषणा कर लिया है। देखिए बहुत बार +2 के बाद बच्चों को एक डायलेमा में रहता है, पेरेंट्स भी डायलेमा में रहता है, साइंस स्ट्रीम में जाना है या हिस्ट्री पढ़ना है या सोशल साइंस पढ़ना है। इसलिए यूजीसी ने बहुत अच्छा किया, ये फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाया। यूजीसी, आप देखिए आपको प्रयोग करना है तो आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, आप करेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन कोर्स में हिस्ट्री को भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसा आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा वैसा आप शिफ्ट भी हो सकता है। ऐसा एक साथ 2 डिग्री आप क्लासरूम में जाकर के बढ़ते, कुछ विषय क्लासरूम में पढ़ेंगे, कुछ विषय ऑनलाइन में पढ़ेंगे, ये कोर्स क्लासरूम में पढ़ेंगे, ये कोर्स ऑनलाइन में पढ़ेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ तक लाया है। मुझे लगता है ये शिक्षा नीति का एक प्रमुख विशेषता ये है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको 2 डिग्री पढ़ सकते हैं, 1 साल पढ़ा, छोड़ना चाहते हैं छोड़ भी सकते हैं, फिर दूसरा साल फिर इंटरेस्ट आ गया, किसी को शादी करके दूसरा यूनिवर्सिटी में गए, दूसरा एरिया में पढ़ना है, जहाँ तक छोड़ा है वहाँ छोड़ करके दूसरा जगह जा करके दूसरा इंस्टीट्यूशन में आपको डिग्री आगे पढ़ सकता है। ऐसा बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया है। ये तीसरा विशेषता ऐसा मैं मानता हूँ। चौथा शिक्षा नीति के अंतर्गत विशेषता है, बहुत बार हम लोग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अलग अलग ऐसा देखते थे, साइंस और आर्ट्स को अलग बनाते थे हम लोग, स्किल डेवलपमेंट और एकेडमिक्स ये दोनों अलग अलग ऐसा मानते थे। इसमें चौथा विशेषता है, ऐसा कोई सेपरेटेडनेस नहीं है। करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी जोड़ा है, आपको साइंस आर्ट्स को भी जोड़ा है, यहाँ आपका स्किल डेवलपमेंट और एकेडमिक्स को भी जोड़ा है। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज, बदलाव इस शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया है। सो इसका भी एक, इसके कारण आजकल छात्रों को बहुत आकर्षक लगेगा क्लासरूम भी। अभी किसी को एनसीसी को ही क्लासरूम में पढ़ाना है तो एनसीसी को भी कोर्स बनाए। अभी इंडियन आर्मी में पूरा करिकुलम डेवलप करके दिया है। किसी को फिजिक्स के साथ एनसीसी पढ़ना है तो एनसीसी के लिए भी कुछ उसका मार्क्स वगैरह, स्कोर वगैरह वो सब डेवलप किया है, पूरा करिकुलम डेवलप किया है। ये संभावना है। मुझे लगता है ये चौथा एक इसका विशेषता है। पांचवा इसका विशेषता ऐसा मैं मानता हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी है।
देखिए, आजकल स्टूडेंट को आप कोर्स पढ़ने के लिए एक साथ अलग अलग कोर्स को ले सकते हैं। एक ही बकेट है, एक ही कोर्स लेना है। आर्ट्स यानी CBI, आर्ट्स यानी वही पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। सो आपके इंटरेस्ट के आधार पर अलग अलग कोर्सेस को भी ले सकता है और मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत ही आकर्षक विषय बन गया है। आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंतर्गत एक बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल शुरू किया है। सो कुछ लोगों ने डोनेशन दिया मेडिकल हॉस्पिटल। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कोर्स ऑफर कर रहे हैं ये मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। बच्चा पहला फर्स्ट 2 इयर्स वो कंप्यूटर भी सीखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस का भी टीचिंग होगा, कुछ मेडिकल संबंधित भी पढ़ेंगे। फिर 2 साल के बाद में वो 3 साल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एक इंटीग्रेटेड रिसर्च के लिए स्कोप होगा। आज हम लोग कोरोना के कार्यकाल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हम लोग जो भी प्रयास किया है, ये एक इंटीग्रेटेड का जो प्रयास हमारा मेडिसिन डेवलपमेंट में, मेडिसिन या डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में जो प्रयास हुआ, मुझे लगता है एक ही व्यक्ति को ऐसा इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज होने से बहुत हमारा आगे रिसर्च के दृष्टि से भी फायदा होगा। मुझे लगता है ये 5वां विशेषता इस शिक्षा नीति के अंतर्गत है। पॉइंट नंबर 6, हम लोग बहुत बार ये इस शिक्षा नीति में रोट लर्निंग के बारे में बहुत चर्चा हुआ है। उसके दोनों पक्ष चर्चा होता है। कुछ विषय तो बायहार्ट करना पड़ता है, मेमोरी रखना पड़ता है, लेकिन ये रोट लर्निंग का पढ़ना और एग्जामिनेशन सिस्टम में जो पढ़ा है, जो प्रश्न पूछा है, उसको उत्तर देना है। यानी जो काम कंप्यूटर और मशीन कर सकते हैं वो मनुष्य को दिया था वैसे। इसलिए वो रोट लर्निंग से बाहर आकर हम लोग मशीन नहीं है, मशीन से अलावा मनुष्य को एक महत्वपूर्ण गुना वो सोच सकते हैं, उनके अंतर्गत भाव है, हृदय भी है, उसके कारण वो ये सब भाव व्यक्त होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है रोट लर्निंग से आकर हम लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के संदर्भ में ये शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव इसके अंतर्गत आया है, ऐसा मैं मानता हूँ। 7th पॉइंट मुझे लगता है इसमें क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, अभी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में हम लोग ये बोलते हैं हर एक छात्र जो पढ़कर आने के बाद उनको समस्याओं को समाधान देने का क्षमता होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ना है तो पहला उनके मन में प्रश्न होता है, डिग्री हो गया, नौकरी कौन देगा? जा करके नौकरी के लिए हम लोग पूछते हैं। उसकी जगह व्यक्ति स्वाभिमान बन गया, उनके मन में सोचने का शक्ति बन गया। आजकल बहुत बार क्या है, हमारा शिक्षा में एक बहुत बड़ी समस्या है ये है, सो लोगों को वी स्टॉप्ड थिंकिंग। बहुत बार उदाहरण देते हैं ना, कोई स्टूडेंट घर में बाहर देख रहे तो हम लोग बहुत बार डांटते हैं, क्या देख रहे हो? हम लोग नहीं मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। सोचना बंद करो, मेरा भाषण सुनो, मेरा लेक्चर सुनो, ऐसा बहुत बार बोलते हैं क्लासरूम में। उनका बेसिक सोचने का जो क्षमता बढ़ाने का जो प्रयास है वो आजकल क्लासरूम में बहुत कम है। इसलिए बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के 4 युवा मित्र मिलकर के एजुकेशन, ठीक है हम लोग प्रोफेशन कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं जाएंगे, हम लोग उन्होंने एक NGO शुरू किया है। उस NGO के माध्यम से क्या काम है? मेक टीचर्स टू थिंक। यानी बहुत बार टीचर्स भी नहीं सोचते हैं क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट भी नहीं सोचते हैं क्या मैं सीख रहा हूँ ऐसा। इसलिए मेक देम टू थिंक, ये बहुत बड़ा चैलेंज था शिक्षा क्षेत्र में। मुझे लगता है ये जो शिक्षा नीति के कारण हमारा क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग ये दोनों बढ़ाने का एक बहुत बड़ा संभावना इस नीति के अंतर्गत है। सो पॉइंट नंबर 8 इसमें ये लगता है भारतीय भाषा के संदर्भ में। भाषा एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बना करके रखा है हमारा देश में। ये केवल पॉलिटिक्स छोड़ करके और कुछ है ही नहीं है। एक तो राजनीति के कारण, दूसरा हम लोग इंग्लिश का जो दबाव है। मुझे अभी इंग्लिश पाठ्यपुस्तक के बारे में हम लोग एक सेमिनार कर रहे थे इंडियन फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के साथ लखनऊ में, अभी हुआ 1 सप्ताह पहले। उसमें किसी ने कमेंट किया मैकाले के बारे में, ये मैकाले शिक्षा पद्धति को बंद करना चाहिए।
फिर एक इंग्लिश प्रोफेसर ने उठ करके बताया, अच्छा आप मेकाले के बारे में बोल रहे हैं, मेकाले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन फील्ड में। ऐसा पूरा मेकाले के बारे में लेक्चर दिया। आज भी एकेडमिक्स में ये मानसिकता है, सो इंग्लिश मेकाले, यानी हम लोग इंग्लिश पढ़ाना है। तो मैंने प्रश्न पूछा, आप सब लोग इंग्लिश टीचर प्रोफेसर्स इंग्लिश में पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ने के बाद उनका कल्चर क्यों बदलता है, उनका भाषा वेश, उनका थिंकिंग, इन सब में बदलाव क्यों आता है? भाषा पढ़ने से इतना बड़ा प्रभाव क्यों होता है? सो इसके लिए तो उत्तर नहीं है। आप इंग्लिश प्रोफेसर्स को देखिए, दूसरा भाषा, उनका कल्चर, स्टाइल, सोच, ये भारत के बारे में, कालिदास के बारे में एक उदाहरण भी नहीं देते हैं। इसलिए हमारा प्रोफेसर धनंजय सिंह जी ने JNU के अंतर्गत देखो इंग्लिश पढ़ाना है ने, इंग्लिश में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र के बारे में भी पढ़ा सकते हैं। नॉट दैट केवल हम लोग इंग्लिश का जो इंग्लिश का जो म्यूजिक, डांसर्स, उन्हीं के बारे में पढ़ाना, ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है, एक टूल है। लेकिन ये भाषा के संदर्भ में एक बहुत बड़ा बदलाव इस शिक्षा नीति के, हमारा देश में जो 22 भाषा है, सो ये 22 भाषा में भी भारतीय भाषाओं का एक परिवार है। आप लिंग्विस्टिक का टीचर प्रोफेसर्स को किसी के साथ संवाद करने से समझ में आ जाता है, जो भी लिंग्विस्टिक पढ़ करके आया है, जो भी व्यक्ति इंग्लिश पढ़ा है, उनका संस्कृति, विचारधारा ही बदलता है। ये भाषा ने हमारा देश में जैसा विविधता में एकता, यूनिवर्सिटी यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बाद हम लोग जो बोलते हैं, ये हर एक भाषा को एकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। हर एक भाषा में एक ही तरह साहित्य, एक ही विचारधारा चला है। ये बहुत लोगों को समझ में आता है। हर एक भाषा अलग है, हम लोग तमिल अलग है हमारा भाषा, इसलिए तमिल भाषा से संस्कृत को हटाना है। संस्कृत जितना शब्द है सब हटा देंगे। सो भाषा में संस्कृत शब्द ही हटा दिया तो भाषा क्या बचता है फिर? ये हमारा भाषा के संदर्भ में जो भी समस्या था, मुझे लगता है हर एक भाषा, भारतीय भाषाओं में, देखिए हमें विद्यार्थी परिषद में स्टूडेंट एक्टिविस्ट के नाते हम लोग स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में बोलते थे, देखो भविष्य में ऐसा होगा, आपको हिंदी और कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु में आप इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ सकते हैं। ऐसा कॉर्नर मीटिंग में बोलते थे हम लोग। हमको पता नहीं था ये भविष्य में होगा ऐसा, लेकिन हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार का जब चुनाव था, सो बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया, बिहार के छात्रों को ये कहा, देखो आपको भविष्य में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण आपको इंग्लिश और हिंदी, यानी हिंदी भारतीय भाषाओं में आपको इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। आज भी देखिए IIT में फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद IIT में बच्चों को क्यों उनका आत्महत्या यानी जो सुसाइड केसेस वगैरह, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है, हमारा देश में IIT में +2 के बाद पढ़ने के लिए जो वहाँ का जो इंग्लिश प्रवाह, इंग्लिश भाषा के कारण वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पास नहीं कर पाते, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए हमारा देश में ग्रामीण विभाग के जो बच्चे स्पोर्ट्स में किस तरह, देखिए हरियाणा में किस तरह स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ कोई भाषा बाधा नहीं है। वो स्पोर्ट्स में नहीं है तो हम लोग क्लासरूम में क्यों समस्या हो रहा है, उससे भी बाहर आना चाहिए। मुझे लगता है ये भारतीय भाषा अलग अलग नहीं है। अभी हमारा केंद्रीय सरकार भारतीय भाषाओं को प्रमोशन के संदर्भ में एक माननीय कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में समिति बना है, वहाँ चर्चा हो रहा था, ये भारतीय भाषा परिवार है, ये अलग अलग नहीं है अलग अलग भाषा, इसीलिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं भारतीय भाषा परिवार। सो ये जो 22 भाषा है, इन सब में इंजीनियरिंग, मेडिकल, आज तो इंग्लिश का अभी भी दबाव है। कर्नाटक में मैं देख रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्नड़ में इंजीनियरिंग कोर्स शुरू किया, उसके तुरंत बाद कुछ समय के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखा, सो देयर इज नो टेकर्स फॉर कन्नड़ा इंजीनियरिंग कोर्सेज। ये होगा कुछ समय के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसको स्वागत करना चाहिए। ये मॉडल सक्सेस हो, इसीलिए सब लोगों को प्रयास करना भी ज़रूरी है। जैसा हम लोग मानते हैं बच्चों को यानी कम उम्र में ज़्यादा भाषा सीख सकते हैं,
मुझे लगता है बिफोर 6, 7, 8 ईयर्स उनको ज़्यादा जितना भाषा सीखने के लिए मौका मिलेगा, वातावरण मिलेगा, उतना भाषा सीख सकते हैं बच्चे। मुझे लगता है ये मल्टीलिंगुअलिज्म इस शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है, ये एक बहुत बड़ा विशेषता ऐसा मैं मानता हूँ। और एक इस शिक्षा नीति का बहुत बड़ा विशेषता है ना एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग टेक्नोलॉजी को उपयोग करना, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा टेक्नोलॉजी के कारण मिला है, इसका ठीक से उपयोग करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन कोर्सेस, इग्नो जिस तरह ऑनलाइन कोर्सेस चलाते हैं, अभी मुझे लगता है कल 7 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री जी 1 करोड़ लोगों को आजकल 7th स्टैंडर्ड से ऊपर सबको अलग अलग लेवल्स का कंप्यूटर ट्रेनिंग, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, ये सब विषय यानी लाखों रुपए पैसा देते हुए कोर्स में जाना पड़ता है। लेकिन अभी AICTE ने एक पोर्टल खोला है, ऐसा कंपनीज को भी जोड़ा है, उसमें स्किल के संदर्भ में ट्रेनिंग भी देंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनीज को भी जोड़ा है। ऐसा 1 करोड़ लोगों को रीच करने का, जिन्होंने 7th स्टैंडर्ड से लेकर डिग्री तक अलग अलग लेवल का कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने का बहुत बड़ा मौका हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने वाला है। ये नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF का जो विचार एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत व्यक्त किया है, इसके अंतर्गत मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कोर्स पढ़ सकते हैं। अभी मुझे लगता है 30 to 40% ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी हम लोग डिग्री में वो भी पढ़ सकते हैं, क्लासरूम में भी शिक्षा होगा। ऐसा UGC भी मौका दिया है, इग्नो के अंदर भी कोर्सेस ले सकते हैं हम लोग। इग्नो का कोर्सेस काफ़ी आकर्षक है, हमारा रेगुलर करिकुलम है, उससे स्टैंडर्ड भी उसका उतना बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी शिक्षा नीति के कारण मिला है। इसमें ज़्यादा स्कूल से लेकर अलग अलग लेवल पर टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा शिक्षा नीति का और एक विशेषता है। लास्ट पॉइंट मेरा ये ना है, अभी जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति के बारे में ये भी चर्चा हो रहा था, समाज के हर एक व्यक्ति को भी ध्यान में रखते हुए इस नीति को बनाएं। इसमें इंक्लूसिव और सर्वसमावेशी शिक्षा नीति है, ऐसा ये भी एक विशेषता है। सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो ग्रुप्स है, हम लोग इसमें SC, ST और दिव्यांग के लोग, ट्रांसजेंडर्स है, सबके लिए उनको जैसा चाहिए वैसा शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा प्रयास भी है इसमें। जैसा ट्राइबल इंटीरियर एरियाज में उनको कैसा शिक्षा देना चाहिए, दिव्यांग बच्चों को कैसा शिक्षा देना चाहिए, ट्रांसजेंडर एजुकेशन के बारे में, SC, ST, मुझे लगता है ये हर समाज के हर एक वर्ग को, छात्र युवाओं को ठीक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। उस दृष्टि से बहुत सारा सुझाव इस शिक्षा नीति के अंतर्गत दिया है। मैं मानता हूँ एक ये प्रमुख रूप से 10 प्रमुख विशेषता इस शिक्षा नीति के अंतर्गत है। मैं अगला पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ, हमारा जो शिक्षा नीति, इसको क्रियान्वयन करना, बहुत बार हम लोग अपेक्षा व्यक्त करते हैं। हम लोग सामान्यतः ऊपर से नीचे तक हमारा एक एटीट्यूड बनना चाहिए, बन गया है, टॉप डाउन है, ऊपर से कुछ बनाते हैं, लोग पूछते हैं शिक्षा नीति क्रियान्वयन करना, आपको सर्कुलर दिखाइए, कौन सा सर्कुलर, UGC का सर्कुलर दिखाइए, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या पत्र यानी सर्कुलर भेजा है। ऐसा हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारा हम लोग अपेक्षा होता है, उसमें गलती कुछ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा केवल उतना ही अपेक्षा करने से ये शिक्षा नीति का क्रियान्वयन ठीक से नहीं होगा। हमारा इससे पहले जो 2 शिक्षा नीति बनाया था, प्रमुख रूप से दोनों शिक्षा नीति का फेल्यूर, यानी हम लोग हर बार बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, सर क्रियान्वयन में फेल हो गया है। अभी बहुत लोग हमारा विचार के विपरीत, विचार के विरोधी लोग ऐसा बैठे हैं, ये शिक्षा नीति तो क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं है ऐसा। लेकिन ये होगा कैसा, इसमें प्राध्यापकों का महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इसमें भी विद्या भारती का विचार तो मैं मानता हूँ। माननीय लज्जाराम तोमर जी ने समस्त शिक्षा के संदर्भ में जो कल्पना किया है, उसमें जो विचार व्यक्त किया है, ये विद्या भारती के अंतर्गत जो शिक्षा नीति, शिक्षा है, ये छात्र केंद्रित है।
विद्या भारती का जो शिक्षा नीति है ये छात्र केंद्रित है और दूसरा प्राध्यापक संचालित है और समाज पोषित है। ऐसा ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण है। समाज पोषित के बारे में मैं आप बाद में चर्चा करेंगे, बहुत आगे आगे हैं हम लोग, इसलिए मैं दो पक्ष के बारे में तो ये शिक्षा नीति क्रियान्वयन होना है तो ये छात्र केंद्रित शिक्षा नीति है और इस शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करना है तो ये प्राध्यापक संचालित है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी मुझे लगता है जो माननीय लज्जाराम तोमर जी ने कहा, हमारा हर एक विद्यालय प्राध्यापक संचालित होना चाहिए। ये शिक्षा नीति के बारे में मैं वही विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, ये प्राध्यापक संचालित है। जितना प्राध्यापक नीति को समझेंगे उतना ये शिक्षा नीति सक्सेस होगा। इसलिए मैं मानता हूँ हमारा दूसरे विचारधारा के विपरीत विचारधारा के लोग हैं इस शिक्षा नीति को विरोध नहीं कर रहे। क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? उसका प्रमुख कारण ये है, देखिए प्राध्यापक संचालन करने से ही यशस्वी होगा। आजकल जो हमारा देश का बौद्धिक क्षेत्र प्राध्यापक बड़ी संख्या में किसके हाथ में है? आज भी देखिए विश्वविद्यालय में जो करिकुलम बनाते हैं वो सब हमारा देश के भारतीय विचार के विरोध में करिकुलम बनता है। क्यों ऐसा बनता है? वो सरकार का कोई सर्कुलर नहीं है, फिर भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्यों है? अभी भी देखिए हमारा जेएनयू में आप राष्ट्र विरोधी विचार को जो व्यक्त किया है उसके कारण जेएनयू में वामपंथी विचारधारा जो भी टीचर्स है, आजकल सरकार भी विचार भी बदला है, किसी को एंट्री करना जेएनयू में मुश्किल है। फिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो लोग जा रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी और ओपी जिंदाल यूनिवर्सिटी में। फिर क्या हो रहा है? देखिए शिक्षक बहुत बड़ी संख्या में अपॉइंटमेंट दूसरे जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? नरेटिव्स। आजकल हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो लेख जेएनयू का प्रोफेसर लिखता था वही हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में इंग्लिश आर्टिकल्स जो आता है उसमें ओपी जिंदाल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है या अशोका यूनिवर्सिटीज़ का प्रोफेसर होता है। ये विचार मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब तक देखिए ये ग्लोबलाइजेशन जैसा कंपटीशन है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में जब हमारा देश में चर्चा होता था, देखो ग्लोबलाइजेशन में हम लोग, हमारा देश का हर एक व्यक्ति, सरकार कैसा सोचता है, आप उसको उपयोग किया तो आपके पक्ष में होगा, अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन विरोध करते रहेंगे हम लोग। ये भी ऐसा ही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हमारा देश का जो प्राध्यापक सक्रिय हो करके, देखिए ये तो भारत केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, करिकुलम में भारत केंद्रित बनना चाहिए, ऐसा प्राध्यापक प्रयास शुरू किया, मुझे लगता है ये हमारा पक्ष में होगा। अदरवाइज दूसरा विचारधारा के लोग ज़्यादा प्रयास शुरू किया, ये करिकुलम तो उनके पक्ष में होगा। करिकुलम बनाने का अधिकार आज भी एकेडमिक्स में टीचर्स के बीच में है। मैं मानता हूँ इसलिए ये जो शिक्षा नीति है इसको संचालन करने का प्रमुख दायित्व ये प्राध्यापक संचालित होना चाहिए। हमको सोचना चाहिए बच्चों को क्या पढ़ाना है ऐसा, और हर एक बच्चों को किस तरह ध्यान देना, ये मुझे लगता है हर एक प्राध्यापक का दायित्व बनता है। मैं मानता हूँ इस शिक्षा नीति में जो हमारा विद्या भारती का जो विचारधारा है, एक छात्र केंद्रित, दूसरा प्राध्यापक संचालित, तीसरा पोषित, वो चर्चा और एक बार करेंगे, उसमें बहुत आगे आगे है। इसमें शिक्षा का व्यापारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारा इश्यूज है, फिर एक बार हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये दो विषय तो हम लोग इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संदर्भ में ध्यान देने लायक विषय ऐसा मैं मानता हूँ। और इस शिक्षा नीति का और एक प्रमुख भूमिका, यानी प्रमुख विषय ऐसा मैं मानता हूँ, देखिए शिक्षा नीति कितना भी आकर्षक हो, जैसा मैंने बताया इसमें प्राध्यापक कैसा है उसी के आधार पर निर्भर होता है। प्राध्यापक है तो प्राध्यापक जो निर्माण करता है वो टीचर्स एजुकेशन कैसा है, ये शिक्षा नीति में मुझे लगता है एक प्रमुख एक चैप्टर टीचर एजुकेशन के ऊपर ही है। क्यों? टीचर को बदलने से ही शिक्षा नीति क्रियान्वयन होगा, और शिक्षा नीति में बहुत बड़ा हम लोग रिजल्ट कुछ ला सकते हैं हम लोग, इसलिए टीचर एजुकेशन को बदलना है। अभी वर्तमान जो टीचर एजुकेशन है हम सब लोग जानते हैं, एनसीटी है, 18,000 विद्यालय है, वर्मा कमेटी रिपोर्ट है, आप इसमें मिनिमम 10,000 इंस्टीट्यूशन तो बंद करने लायक है।
ज़्यादा व्यापारीकरण है, करप्शन है, इसमें भ्रष्टाचार है। जहाँ शिक्षक का निर्माण होना चाहिए उस शिक्षा क्षेत्र ही बहुत बड़ा समस्या के अंतर्गत है। सो फिर इस शिक्षा नीति में ये कहा है हम लोग शिक्षक को निर्माण करने के लिए हमारा देश में टीचर प्रोफेशन इज नॉट द लॉस्ट प्रोफेशन। हम लोग कुछ नहीं हुआ फिर टीचर बनूंगा, ऐसा नहीं है। पहला प्रेफरेंस होना चाहिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ये कैसा बनेगा, यानी एकदम रिवर्स करने का काम है, वो शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा है। देखिए हमारा देश में जो प्राध्यापक या शिक्षक प्रोफेशन है ये कैसा हम लोग आकर्षक बनेंगे। जो बच्चा पढ़ने के लिए मुझे टीचर बनना चाहिए ऐसा उनके मन में ऐसा भाव कैसा उत्पन्न करेंगे, ये मुझे लगता है ये शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा सवाल ये है। इसके बारे में चर्चा हो रहा था। हम लोग 4 साल का अभी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करने के लिए वो कैसा आकर्षक बनेगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया, हमारा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में 100 करोड़ रुपए देता हूँ, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये कोर्स चलाना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रारंभ हो गया। फिर बच्चों को लगता है हम लोग यहाँ बीएड कॉलेज नहीं है, वहाँ जाकर के आईटेप हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ सकते हैं। सो दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट वो भी सोचेंगे कोर्स के जगह कहाँ पढ़ना है, ये भी एक प्रमुख विषय होता है। सो हम लोग ऐसा आकर्षक बना सकते हैं क्या, हमारा देश का बेस्ट इंस्टीट्यूशन में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे। और टीचर एजुकेशन का करिकुलम बदलना है, उसके ऊपर भी काम हो रहा था। अभी करिकुलम देखने से हम सब लोग यानी जो टीचर बना है वही करिकुलम हम लोगों ने पढ़ा है। सो मैं इकोनॉमिक्स का देख रहा था, उसमें आज भी लिखा है द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वहाँ से इकोनॉमिक्स का पेपर शुरू हो जाता है। यानी इंडियन इकोनॉमी यानी प्रॉब्लम है, ऐसा पॉजिटिव बात से शुरू ही नहीं होता है। अभी भी देख रहा था उसमें रेफरेंस बुक का है, कोई नहीं पढ़ेगा हमारा अरविंद घोष, विवेकानंद जिन्हें शिक्षा के बारे में क्या है वो नहीं है, वो पढ़ेंगे रामचंद्र गोवा का पुस्तक और शशि थरूर का पुस्तक। ये दोनों प्रावधान सरकार किसका है, हमारा विचार के विरोधी पार्लियामेंटेरियन का पुस्तक टीचर एजुकेशन में पढ़ेंगे। फिर देखा हम लोग बदलाव करने के लिए शुरू किया, विद्या भारती काम शुरू किया, इसको बदल दीजिए ऐसा नहीं, ये तो करिकुलम भी बदलना पड़ेगा। देखिए भारतीय शिक्षा के बदलाव लाना है तो देखिए शिक्षा में हम लोग भारतीय मनोविज्ञान को पढ़ाना चाहिए। अभी मनोविज्ञान या भारतीय तत्वशास्त्र इंडियन फिलॉसफी के संदर्भ में इग्नो का मुझे 2 प्रोफेसर ने कहा क्यों फिलॉसफी पढ़ना है, टीचर एजुकेशन से फिलॉसफी ही हटा दिया है। फिलॉसफी हटा दिया है तो किस आधार पर टीचर बनेगा, आपके जीवन के बारे में दृष्टि ही पता नहीं है, हमारे जीवन का तत्व पता नहीं है, फिर आप कौन सा टीचर को बनाएंगे हम लोग। मुझे लगता है करिकुलम भी बदलना है और गुणवत्तापूर्ण इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। ये जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये एक मॉडल एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन करिकुलम के नाते आईटेप का हम लोग समाज के सामने प्रस्तुत करना, टीचर प्रोफेशन को आकर्षक बनाना, ये एक बहुत बड़ा प्रयास। इसके संबंधित मुझे लगता है 100 से ज़्यादा सुझाव इसके अंतर्गत दिया है, लेकिन सुझाव तो नीतिगत डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का समिति का सुझाव है, लेकिन सरकार एनसीटी तो वही है, वो बदला नहीं है। सो उनका और इनका सोच में बहुत बड़ा गैप हमको देखने के लिए मिलता है। फिर भी हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर एजुकेशन का जो विषय है इसमें बहुत बड़ा बदलाव। अभी टीचर्स में प्रमोशन के बारे में चर्चा होता है। जो टीचर स्कूली शिक्षा में स्कूल टीचर के नाते अपॉइंटमेंट होता है उनका रिटायरमेंट भी टीचर के नाते होता है। फिर कौन सा इनिशिएटिव रहेगा, उनको अच्छे से काम करना चाहिए, ऐसा टीचर्स को क्यों प्रमोशन नहीं होता है। इसलिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST ऐसा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पॉलिसी के अंतर्गत कहा है, लेकिन हमारा NCT तो बना दिया NPST। किसी दुबई का कंपनी था, उनको कंपनी चलाना है, उस सॉफ्टवेयर के लिए जैसा चाहिए वैसा पॉलिसी बना दी NPST। अभी NCT को अधिकार वापस ले रहे हैं, आप बीएड कॉलेज को परमिशन देने का अधिकार आपके पास नहीं रहेगा, दूसरा रेगुलेटरी बॉडी आएगा। फिर
एनसीटी ने सोचा मेरे पास भी कुछ अधिकार होना चाहिए, इसलिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग में परमिशन देने का अधिकार एनसीटी ने रख लिया। ये डॉक्यूमेंट बना, उसका विरोध हुआ, चर्चा हो रहा है। मुझे लगता है सब मिलकर के हमारा टीचर एजुकेशन में बदलाव लाना, जो अपेक्षा शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यक्त किया है उसके आधार पर टीचर प्रोफेशन को आकर्षक बनाना और हमारा देश के लिए जिस तरह टीचिंग कम्युनिटी चाहिए वो निर्माण करने के संदर्भ में प्रयास करना, मुझे लगता है ये शिक्षा नीति का बहुत बड़ा अपेक्षा शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यक्त किया है। और एक विशेष बात शिक्षा नीति के अंतर्गत है, ये वोकेशनलाइजेशन के संदर्भ में। आज भी हम लोग देखते हैं हमारा देश में जो युवा है केवल 5% वोकेशनल एजुकेशन वगैरह लेते हैं। ये परसेंटेज बनाना है, 30%, 50% तक पहुंचना है। यूएस जैसा कंट्रीज में 52% है। सो ये वोकेशनलाइजेशन हम लोग एक अलग एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट अलग मिनिस्ट्री था। अभी हमारा देश में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक साथ जोड़ा है, फिर एक साथ सोच भी चल रहा है हर एक लेवल पर स्किल को कैसा हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, स्कूली शिक्षा +2 से लेकर एबो हायर एजुकेशन तक। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव इस शिक्षा नीति के बाद शिक्षा क्षेत्र में होने वाला है। इसके साथ अभी स्कूल एजुकेशन में कुछ विशेष बातें और हायर एजुकेशन में जो विशेष बात है आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। ये तो स्कूल एजुकेशन में ये जो 5+3+3+4 का जो मॉडल सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यक्त किया है, इसके ऊपर काम भी हो रहा है। काम के संदर्भ में मुझे कहना है तो अभी सितंबर में 4 करिकुलम फ्रेमवर्क का तैयारी डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी समिति कर रहे हैं। 4 करिकुलम मैंने एक करिकुलम फ्रेमवर्क प्री स्कूल के लिए ECC एजुकेशन फ्रेमवर्क पहला एक फ्रेमवर्क होगा, उसके बाद स्कूल एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क होगा, उसके बाद तीसरा टीचर एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क होगा, चौथा एक अडल्ट एजुकेशन का फ्रेमवर्क होगा। ऐसा 4 करिकुलम फ्रेमवर्क निर्माण कार्य अभी कस्तूरी रंगन जी समिति के माध्यम से चल रहा है। इसमें एक बात हम सब लोग जानते हैं, विद्या भारती में हम लोग पंचकोशीय शिक्षा पद्धति के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा किया है, हम लोग जानते भी है वैसे। लेकिन अभी हमारा सरकार और मंत्री जी सबको लगा देखो ये पंचकोशीय शिक्षा पद्धति हम लोग ECC में लागू करेंगे ऐसा। लेकिन जो भी अभी तक सरकार की तरफ से जो डॉक्यूमेंट निर्माण हुआ है इसमें ऑब्जेक्शनेबल देखिए, हम लोग पंचकोशीय यानी एक तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ऐसा पंचकोशीय शिक्षा पद्धति के बारे में वर्णन है। आप सब लोग जानते हैं इसलिए ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, अभी एक मैंडेट डॉक्यूमेंट निर्माण किया है कस्तूरी रंगन जी समिति। इसमें ऑब्जेक्शनेबल एरिया 2 ही है। एक तो हम लोग प्राणमय कोश के संदर्भ में क्या बोलेंगे, और दूसरा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट होता है हम लोग ये जो आनंदमय कोश के बारे में चर्चा करते हैं, ये आनंद का शब्द है। आपको आनंदमय कोश के संदर्भ में वर्णन है, आनंदमय कोश के संदर्भ में आपको कुछ पढ़ाना है, कुछ बच्चों को सीखना है तो आप स्पिरिचुअलिटी शब्द, आध्यात्म शब्द का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। ये भारत छोड़कर दुनिया के दूसरे विचारधाराओं में ये तो नहीं है, ये तो भारत का ही विशेषता है, हमारा ही संस्कृति का विशेषता है आध्यात्म। फिर स्पिरिचुअलिटी शब्द को लाना पड़ेगा। मुझे लगता है आजकल कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा देश में भारत केंद्रित शिक्षा ऐसा बताया है, भारत केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ये प्राणवायु या आनंदमय, ये दोनों के संदर्भ में विचार करना है तो हम लोग घर में जो आध्यात्म के विचार हम लोग लेते हैं, शिक्षा हम लोग घर में संस्कार के माध्यम से मिलता है, इसको करिकुलम में कैसा लाएंगे। अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है अगस्त में ECC का डॉक्यूमेंट करिकुलम आ जाएगा और सितंबर में, और फरवरी में पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क आ जाएगा। उसमें हम सब लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं ये 2 विषय को कैसा जोड़ेंगे। देखिए हम लोग सेक्युलरिज्म का इतना भूत हमारा मन में आ गया है, सेक्युलरिज्म के कारण हम लोग 1948 में जब पहला स्वतंत्रता के तुरंत बाद राधाकृष्णन कमीशन एजुकेशन पॉलिसी जो बनाया उसमें लिखा था हम लोग हर एक देश में हर एक बच्चों को धर्माधारित शिक्षा मिलना चाहिए।
धर्म यानी आज हम लोग ये सभी कोश के संदर्भ में जो किया है, ये शिक्षा हर एक बच्चों को मिलना चाहिए, ऐसा राधा कृष्णन जी ने कहा था। लेकिन आते आते 1967-68 में कोठारी कमीशन में वो उस धर्माधारित शिक्षा नहीं है, धर्म के बारे में शिक्षा है, ऐसा उसको वर्णन किया। बाइबल यानी क्या होता है, कुरान में क्या होता है, भगवद गीता में क्या होता है, सब पढ़ो। ऐसा चेंज हो गया 67-68 तक, हमारा नीति में ही चेंज हो गया। अभी फिर प्रयास कर रहे हैं हम लोग ये आध्यात्म शब्द लाना है। तो भारत केंद्रित शिक्षा है, तो भारत में आध्यात्म नहीं है तो उसका केंद्र कौन सा है? आध्यात्म ही केंद्र है। आध्यात्म ही नहीं है तो भारत केंद्रित शिक्षा में क्या है फिर? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सवाल, इसको उत्तर आज भी नहीं मिला है, चर्चा हो रहा है इसको उत्तर देने का प्रयास। इसलिए विद्या भारती जैसा शिक्षा संस्थाओं में जो प्राध्यापक है, सक्रिय होकर के इसके ऊपर लिखना चाहिए, इसके ऊपर बोलना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करना चाहिए, सोशल मीडिया में सक्रिय होना पड़ेगा। तब मुझे बोलता है देखिए देश का मानसिकता बदलेगा। ये एक प्रमुख विषय स्कूली शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मुझे लगता है ईसीसी में ये पंचकोशीय शिक्षा पद्धति को क्रियान्वयन करने से, तो मेरा पहला प्रश्न था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन वीसी को, जो प्रश्न था व्यक्ति स्वयं इतना अनुशासित कैसा होता है, विद्या भारती स्कूल में ये क्यों देखने के लिए मिलता है, इस प्रश्न को उत्तर इसमें मिलेगा। ये जब तक आध्यात्म और इस पॉइंट को नहीं जोड़ेंगे, विद्या भारती जैसा संस्था सरकारी स्कूल नहीं बन सकता है। ये जो लिंक है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा प्रयास इस शिक्षा नीति के कारण हो रहा है, इसमें सब लोग लगे हैं। मुझे लगता है ये एक बदलाव लाने से हम लोग जो सोचा है भारत केंद्रित शिक्षा के नाते, वो बदलाव शिक्षा के अंतर्गत होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स है, क्लस्टर्स है, ये 360 डिग्री एवैल्यूएशन, ये सब आप सब लोग जानते हैं, फिर बोलने का ज़रूरत नहीं है। एक तो सिनर्जी, हम लोग प्री स्कूल में क्या पढ़ेंगे और स्कूल के संदर्भ स्कूल एजुकेशन में क्या पढ़ना है, +2 में क्या पढ़ना है, हायर एजुकेशन में क्या पढ़ना है, ये एक दूसरे के साथ संबंध ही नहीं होता था। इसलिए ईसीसी यानी करिकुलम फ्रेमवर्क का जो फोकस ग्रुप बना है, उसमें फोकस ग्रुप में एक फोकस ग्रुप का ये विषय है हाउ टू लिंक स्कूल एजुकेशन विथ हायर एजुकेशन। ऐसा ये लिंक कहीं ना कहीं अभी टूट गया, अभी भी वही वर्तमान समस्या है। ये लिंक जोड़ना ही बहुत बड़ा समस्या है। ये लिंक कैसा करना, पॉलिसी लिखने वालों को भी 10 प्रश्न है, इसको कैसा करेंगे? आज तक किया ही नहीं। यहाँ कुछ पढ़ते थे, वहाँ जा कर के और कुछ चलेगा, ऐसा दोनों के बीच में सिनर्जी नहीं था। मुझे लगता है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसा बहुत बड़ा जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास इस शिक्षा नीति के अंतर्गत हो रहा है। फिर उच्च शिक्षा में भी बहुत बड़ा, स्कूली शिक्षा में ये बदलाव है, उच्च शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है। देखिए अभी जो विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशन को 3 कैटेगरी के नाते देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा होगा उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए ज़्यादा स्कोप रहेगा, रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होगा या टीचिंग बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होगा, या हमारा देश का हर एक डिग्री कॉलेज उनको डिग्री देने का अधिकार भी मिलेगा। स्वायत्त संस्था होगा, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होगा, उनको डिग्री देने का अधिकार होता है। डिग्री देने का अधिकार यानी फिर आता है टीचर्स ज़्यादा, टीचर्स का दायित्व बढ़ता है, खुद सिलेबस बनाना पड़ता है, खुद उसको करिकुलम डेवलप करना पड़ता है और खुद एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ता है, खुद पेपर सेटिंग। और आपका जो तिलक महाविद्यालय का स्टैंडर्ड, डिग्री स्टैंडर्ड कितना है, फिर रैंकिंग होता है। आपका स्टैंडर्ड जितना बढ़ेगा, फिर आपका यहाँ का गुणवत्त उस तरह क्वालिटी स्टूडेंट भी प्रोड्यूस होगा। यहाँ का आर्थिक परिस्थिति भी सुधारेगा, आपका डिग्री मार्केट में उस डिग्री को मान्यता भी मिलेगा। ये एक हर एक टीचर और हर एक मैनेजमेंट को अकाउंटेबल बनाना, ये शिक्षा नीति में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। मुझे लगता है ये शिक्षा नीति का हम लोग रिजल्ट देखना है तो 2 जगह रिजल्ट देख सकते हैं। हम लोग अगला पार्लियामेंट चुनाव से पहले नया टेक्स्ट बुक दिखना चाहिए, फिर लोगों को लगता है अच्छा शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो गया है। दूसरा बदलाव होना चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं को डिग्री देने का अधिकार मिलना चाहिए। तब ले लगेगा आप ही एडमिशन लो, आप ही सर्टिफिकेट दे दो। ये चेंज हो गया तो सबको लगता है शिक्षा में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो गया। ऐसा ये दो बदलाव के अपेक्षा में सब लोग बैठे हैं। मुझे लगता है ये 2-3 साल में बहुत बड़ा बदलाव होगा, ऐसा मुझे तो विश्वास है। ऐसा बदलाव होने वाला है शिक्षा क्षेत्र में। सो ये उच्च शिक्षा में ऐसा कुछ बदलाव तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, पहला एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में किसी संस्था विश्वविद्यालय को रजिस्टर करने के लिए मिनिमम नैक का A++ स्कोरिंग चाहिए, ऐसा रिस्ट्रिक्शन था। यूजीसी वो उस रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया है। अभी कोई विश्वविद्यालय रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मापदंड रखा है, मेजरिंग रॉड, उसके आधार पर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये बहुत बड़ा मौका सामान्य छात्र युवाओं को मिलने वाला है। ये मल्टीडिसिप्लिनरी है। और एक रिसर्च के संदर्भ में हमारा देश में ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अभी शुरुआत नहीं हुआ है, ये शुरू होगा। हमारा देश में विश्वविद्यालयों में जो रिसर्च ये बहुत ही कम था, लेकिन NIRF और इंटरनेशनल रैंकिंग में रैंकिंग क्यों नहीं बढ़ता है, हमारा देश का इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में इतना लो क्यों है, उसका मुख्य कारण है रिसर्च कंपोनेंट। हमारा संस्थाओं में रिसर्च है ही नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ और बहुत ही कम है। सो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से केंद्र सरकार इसको आर्थिक व्यवस्था भी दे रहे हैं और विश्वविद्यालय में ये रिसर्च का एटमॉस्फेयर सुधार करने के दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रयास ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से होगा। हमारा देश में मैं मानता हूँ ये भी भारत केंद्रित है। हमारा देश में भारत केंद्रित रिसर्च का कमी है, वैसे वो बढ़ाना चाहिए। मैं इसलिए बहुत बार उदाहरण देता हूँ, आध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं है। ओम के बारे में रिसर्च मैं देखता हूँ, बेंगलुरु में निमांस नाम से संस्था है, वहाँ ये ओमकार हम लोग ध्वनि के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, वैसा ऑफिशियल रिसर्च निमांस संस्था कितना साल से है, ऑफिशियल निमांस के अंतर्गत जो रिसर्च हुआ है, मैं मानता हूँ ये 1 साल पहले रिसर्च हुआ है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी और न्यूरोसेंट्रिक इंस्टीट्यूशन है, पहला रिसर्च 1 साल पहले हुआ है। वो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसको पैसा कौन दिया, पैसा भी निमांस ने नहीं दिया है, पैसा दिया कोई MLC, कांग्रेस MLC ने पैसा दिया, फिर पैसा वहाँ से लाया तो इस रिसर्च को मान्यता नहीं देंगे, ये भी झगड़ा हुआ। फाइनली 1 साल पहले ओम का परिणाम क्या होता है उसके ऊपर रिसर्च हुआ है। ओम का ही परिस्थिति ये है तो हमारा देश में भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जो बात करते हैं उसके ऊपर कितना विषय रिसर्च करने लायक विषय है। अदरवाइज हम लोग अभी लखनऊ में जो हमारा सेमिनार हो रहा था इंग्लिश पुस्तक, वहाँ इंग्लिश पब्लिकेशन का एक स्टॉल था। उन्होंने बच्चों को, स्कूल बच्चों को इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, उन्होंने लिखा था यहाँ उनका फर्स्ट पेज में शिक्षा नीति में क्या क्या है, उसमें इंडो सेंट्रिक वगैरह लिखा था। लेकिन उसके पेज के अंतर्गत बच्चों को ये पढ़ा रहा था, सो ये जो हमारा कॉरपोरेशन का गार्बेज में जो गार्बेजेस होता है और गाय का गोबर दोनों को इक्वल ऐसा मान्यता दिया था। देखिए उसका क्या परिणाम होता है, बच्चों को ये पढ़ रहा था, जो बच्चा पढ़ेंगे उनको गार्बेज और ये दूसरा हम लोग गाय का गोबर दोनों को एक ही स्थान दे दिया है। फिर मैंने प्रश्न पूछा, आप बोल रहे हैं भारत केंद्रित, फिर आप लिखा है गार्बेज और ये आप उसको पूजा भी करते हैं, जो गोबर होता है उसको पूजा करते हैं, सम्मान पूर्वक देखते हैं। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गाय को कितना सम्मान दिया है। सो वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर टेक्स्ट बुक दैट इज रॉन्ग, इट इज एगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा मैंने उनके साथ चर्चा किया। मैं बोलता हूँ लोगों को एक गलत ऐसा नहीं लगता है उनको, जो हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमारा गाय के बारे में सम्मान होना चाहिए। मैंने उनको बताया, हम लोग संक्रांति में कुछ विदेशी छात्रों को विवेकानंद केंद्र में ले गए थे। संक्रांति जो पोंगल फेस्टिवल होता है उस समय गाय का पूजा करते हैं,
दो फॉरेन स्टूडेंट्स के था, उसको पूजा कर रहे थे गाय के सामने। वो दोनों विदेशी विद्यार्थी ने संबोधन किया, अच्छा यू आर प्रेइंग बिफोर ए मटन, ऐसा मेरे साथ कहा। सो हमारा देश में ये जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, विदेशी विद्यार्थी को ये जो मटन लगता है, उसके ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है हमारा देश के बच्चों के लिए भी। फिर हम लोग ये भारत केंद्र यानी क्या है, भारत की आत्मा यानी क्या है? मुझे लगता है इस शिक्षा नीति में हम लोग बहुत सारा विषय जो इसमें गवर्नेंस होगा, स्टैंडर्ड होगा, बहुत कुछ बदलाव होगा, लेकिन ये एक बदलाव जो इसमें लिखा है भारत केंद्रित शिक्षा के बारे में, हम लोग दुनिया के सामने एक भारत के ज्ञान के प्रदर्शन करना है, तो देखिए केवल हमारा सोच भी भारत होना चाहिए, हमारा आत्मा भी भारत होना चाहिए, हमारा बौद्धिक विचारधारा भी यानी भारत होना चाहिए, हमारा कार्य भी भारत होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा है। लेकिन जो ये भारत केंद्रित शिक्षा के बारे में लोग पढ़ाए नहीं, देखिए हमारा देश का किसी टेक्स्ट बुक को भी देखिए, उसमें 500 साल पूर्व क्या था, कुछ है ही नहीं है। एकेडमिक्स में 500 साल पहले क्या था उसके बारे में कुछ भी एकेडमिक्स में नहीं है। फिर भारत है ही नहीं था। हम लोग भारतीय संस्कृति, विचारधारा, इतना सब विषय का है, हम लोग टेक्स्ट बुक के उधर अभी काम कर रहे हैं। हर एक टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न आता है, आप भारतीय अर्थशास्त्र, 3 इकोनॉमिक्स प्रोफेसर्स को बिठाने से प्रश्न पूछता है, ये भारतीय अर्थचिंतन, इसको दुनिया में कहाँ मान्यता है बताइए, कितना रिसर्च पेपर प्रोड्यूस किया है बताइए, कितना इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिकेशन हुआ है बताइए। फिर वो नहीं है तो कहाँ है भारतीय अर्थचिंतन? ये प्रश्न पूछते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय समाजशास्त्र, भारतीय राज्य शास्त्र, यानी क्या है? ये एकेडमिक्स में है ही नहीं है। अभी मुझे लगता है हमारा देश का जो रिसर्च वगैरह होगा, ये भारत के आत्मा के आधार पर हमारा पूरा एकेडमिक्स शिक्षा क्षेत्र को बदलने का बहुत बड़ा कार्य हम सब लोगों के सामने है। ये केवल एक यूजीसी एआईसीटी नहीं कर सकते, केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं कर सकते। इसमें बहुत बड़ा भूमिका हमारा देश में टीचर्स का है। हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषा, ये दोनों के संदर्भ में बहुत बड़ा प्रयास टीचिंग कम्युनिटी को करना पड़ेगा और संस्थाओं में भी प्रयास करना चाहिए। सो मुझे लगता है केवल सरकारी प्रयास से होगा नहीं है। जो इस विचार को ठीक से समझाए, जो समुदाय इस विचार को क्रियान्वयन करने के लिए 1952 से लगातार प्रयास किया है, ऐसा जो विद्वान शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले हम सब लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है। हम लोग पहला ये भारत केंद्रित शिक्षा, भारत को आत्म, भारतीय सोच, भारतीय क्रिया यानी क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। हर एक क्लासरूम में प्रयोग करना चाहिए, हर एक छात्र के साथ इस विषय के बारे में संवाद करना चाहिए। तब मुझे लगता है इंग्लिश का प्रभाव कम होगा। हम लोग 1835 में मैकाले का जो शिक्षा पाए, मुझे लगता है 200 साल हो रहा है, अभी केवल 13 साल बाकी है 2035 तक। 13 साल हमको मौका मिला है इस शिक्षा नीति को विदेशी मानसिकता से भारतीय मानसिकता तक छात्रों को लाना। ऐसा एक बहुत बड़ा दायित्व हम सब लोगों के ऊपर है। अदरवाइज ये 60-70 पेज का डॉक्यूमेंट के नाते रहेगा, इसमें आत्मा भारत का नहीं होगा। वो करना है तो यहाँ जो बैठे हुए सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा दायित्व है। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषा, भारतीय विचार के आधार पर अनुसंधान, ये सब विषय में मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान विद्या भारती जैसा शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले प्राध्यापकों से अपेक्षा है। क्यों? हम लोग भारतीय आत्मा के साथ काम कर रहे हैं। सो ये सब इस दायित्व के साथ हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सो भविष्य में इस शिक्षा नीति ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, हम लोग ज्ञान के संदर्भ में विश्वगुरु बनना है। ने विश्वगुरु हमारा रूपी वैल्यू बढ़ाना वहाँ तक सीमित नहीं है। भारत को विश्वगुरु बनना है तो भारत पहला भी विश्वगुरु ज्ञान के आधार पर था। अभी भी भारत एक महान राष्ट्र विश्वगुरु बनेगा ज्ञान के आधार पर है।
मुझे लगता है उस तरह भारत को ज्ञान का एक विश्वगुरु बनने का उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया है। ये केवल नया शिक्षा नीति नहीं है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शब्द के साथ बहुत कर भारतीय आत्मा भी है। मुझे लगता है इस आत्मा को समझेंगे, हम सब लोग मिल करके इसको क्रियान्वयन करने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र के मुख्य वक्ता विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय रघुनंदन जी, मंच पर उपस्थित कार्यपालन अधिकारी गिरीश भालेराव जी, अभ्यास वर्ग की संयोजिका श्रीमती केसकर, इस सभा कक्ष में उपस्थित आदरणीय राकेश जी, डॉक्टर शशि रंजन अकेला जी, डॉक्टर स्मिता भवालकर जी, पीछे विश्वविद्यालय के उपस्थित प्राध्यापकगण, लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति और न्यास के द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के संस्था प्रमुख और विद्यालय परिवार के समस्त सदस्यगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आदरणीय भाई साहब ने जो है विस्तार से अपनी बात रखी और अध्यक्ष का उद्बोधन वैसे भी एक औपचारिकता होता है और इतने विस्तृत विषय प्रवर्तन के पश्चात कुछ बोलना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सामयिक नहीं है। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के जो है जब से उच्च शिक्षा संस्थान का गठन हुआ है तब से ही कार्य कर रही है। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मार्च 2021 में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा संस्थान विद्या भारती ने मिलकर के भोपाल की प्रशासन अकादमी में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर एक 3 दिन की जो है सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें देश भर के लगभग 450 विद्वानों ने जो है उसमें सहभागिता की थी। तो विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान जो है नई शिक्षा नीति को लेकर के प्रारंभ से ही कार्य कर रही है। वैसे मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जो लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय है, लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय भी विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान से संबद्ध है और हमने उसकी संबद्धता जो है वो प्राप्त की है। इसलिए आप अपने ही परिवार में और हमारे ही परिवार के मुखिया जो है वो हमारे बीच में जो है आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के जो है बात कही। भाई साहब ने जैसा बताया कि जो शिक्षा नीति है इसके जो 3 मुख्य बिंदु हैं, भारत केंद्रित, ज्ञान आधारित और गुणवत्ता युक्त शिक्षा। और मुझे लगता है कि जब हम इन तीनों बातों पर बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति मात्र पाठ्यक्रम का परिवर्तन नहीं है, केवल सिलेबस चेंज कर देना या स्कीम ऑफ मार्किंग की स्कीम चेंज कर देना या परीक्षा की पद्धति बदल देना, मात्र इतना ही इस शिक्षा पद्धति में नहीं है। परंतु होता क्या है कि जो हम अभी भी, यद्यपि भारत को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए हैं और मेघालय की शिक्षा पद्धति को आए 200 वर्ष के लगभग होने जा रहे हैं, तो हम सब मेघालय शिक्षा पद्धति के हैंगओवर में ही हैं। और इसलिए कोई भी परिवर्तन जो होता है तो अभी भी हमारी जो देखने की, हम सबकी जो देखने की दृष्टि है वो सिस्टम वही है, उसी के अनुरूप हम देखते हैं। परंतु ये जो नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये पूरा जो विचार जो है, जो सोचने का जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, उस पूरे दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है। और परिवर्तन के लिए नई शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में शब्द प्रयोग भी हुआ है, 360 डिग्री से जो है इसको बदलना होगा, 360 डिग्री के कोण से जो है हमको इसको घुमाना होगा, तब जाके जो है हम इस पर आ पाएंगे। विद्यार्थी परिषद में काम करते समय एक शब्द प्रयोग करते थे, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण।
तो मुझे लगता है ये शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 में, ये भी उसी दिशा में जो है एक कदम है कि वास्तव में भारत की जो ज्ञान परंपरा रही है, जो पिछले कुछ समय से जो है शायद वह लाइमलाइट में नहीं है, या हमारी जो मेन स्ट्रीम टीचिंग है, उस मेन स्ट्रीम टीचिंग में भारतीय ज्ञान परंपरा जो है कहीं जो है वो चली गई है। अगर हम गणित की बात करते हैं, मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, हम गणित के अध्यापन की बात करते हैं तो हम लीलावती को नहीं पढ़ाते हैं, है ना, हम भास्कराचार्य को नहीं पढ़ाते हैं, महावीराचार्य को नहीं पढ़ा रहे हैं। जबकि गणित के क्षेत्र में जो है, गणित के क्षेत्र में जो कुछ काम भारत में हुआ है शायद संसार में वो कहीं नहीं हुआ है। अगर हम शून्य की बात करते हैं, जी न्यूज़ में जो एक डीएनए का कार्यक्रम आता है, उसमें पिछले साल एक कार्यक्रम आया था, उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मैथमेटिशियन का उन्होंने बताया था। उसका ये कहना था कि शून्य की खोज भारत ने की है, तथ्य इतना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तथ्य ये है कि शून्य की खोज भारत के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भारतीय चिंतन परंपरा है, उस भारतीय चिंतन परंपरा में शून्य की स्थिति भी कोई चीज़ हो सकती है। और जब वो परंपरा, वो चिंतन हुआ, तब जाकर के शून्य की जो है वो खोज पाई। शून्य मात्र एक अंक जो है वो अंक मात्र नहीं है, बल्कि वह एक चिंतन की स्थिति है। तो परंतु ये सब होने के बाद भी जो है, हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी हम कई असंख्य प्रयोग जो है हमारे प्राचीन समय में हम देखते हैं, या आज भी हम जो अगर और कुछ बात नहीं करें, वास्तुशिल्प की बात करें, तो आज भारत में अभी जो सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा लाभ ये है कि भारत के कोने कोने से जो एकदम जिसके बारे में हमने सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसे वास्तु जो है आज हमको सोशल मीडिया पर प्राप्त होते हैं। अब आप विचार कीजिए कि आज की स्थिति में जब हमारे पास में लेज़र कटिंग की व्यवस्था है और हम बहुत प्रिसाइसली जो है वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम प्राचीन वास्तु को अपन देखें तो आज जितना सूक्ष्म कार्य हो रहा है उससे भी अधिक सूक्ष्म जो है वो कार्य हमको दिखाई देता। अब आप बताइए, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमने कैसे उसको कर लिया। जो कई काम तो ऐसे जो आज की उपलब्ध टेक्नोलॉजी के युग में कर पाना भी शायद मुश्किल है, वो समय किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ज्ञान तो होगा ना, और वो ज्ञान केवल कर्मकांड का ज्ञान या वो ज्ञान नहीं था, जो व्यवहारिक ज्ञान, जीवन को चलाने वाला ज्ञान, जीवन में समृद्धि लाने वाला ज्ञान। हमने त्याग की बात की है, लेकिन हम भारत में कभी भी समृद्धि से पीछे हम नहीं हटे। भारत समृद्ध हो, हमारे हर मंत्र में कहा गया है कि मेरा यह राष्ट्र जो है वो समृद्ध हो, हमारे इस राष्ट्र की नदियों में अनवरत जल प्रवाह हो, हमारी जो भूमि है उसमें से जो है अच्छी कृषि हो। तो ये सब बातों पे विचार जो है हमारे लोगों ने किया है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच का जो कालखंड रहा है, उस कालखंड के कारण हमने हमारी परंपरा को जो है वो छोड़ा है। तो वर्तमान जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और वास्तव में ये एक दिन की नहीं है। अभी एक बंधु से मेरी बात थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा भाई साहब अगले साल तो आप लागू कर दोगे ये शिक्षा नीति। मैंने कहा भैया, ये शिक्षा नीति एक साल में लागू होने वाली वस्तु नहीं है, इसमें बहुत समय लगने वाला। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि एनसीएफ और एससीएफ, अब एनसीएफ और एससीएफ कुछ लोग एसी कमरों में बैठ करके एससीएफ एनसीएफ नहीं बना रहे। तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ भी नीचे से जो है उस बात को ला रहे हैं। हमने 4000 लोगों से फीडबैक लिया है, 3900 और कुछ लोगों से मध्य प्रदेश में एससीएफ का जो है फीडबैक जो है 4 मुख्य बिंदु, और वो 4 मुख्य बिंदुओं पे जो 25 फोकस एरिया है, उस फोकस एरिया पर 4000 लोगों के फीडबैक के बाद में स्टेट लेवल पर अलग अलग फोकस एरिया पे 25 के 25 फोकस एरिया पे अलग अलग समिति जो है वो अलग अलग समिति बैठी, और समिति ने बैठ करके और एससीएफ को लेकर के, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर के क्या मध्य प्रदेश का मत है, क्या सुझाव है, ये हमने राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे उसको भेजा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पर काम हो रहा है, उसके बारे में भाई साहब ने बताया है। अभी कल ही मैं गांधीनगर में था। गांधीनगर में जो है नई शिक्षा नीति के उसको
क्रियान्वयन को लेकर के पूरे देश भर के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था, जिसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, उनके सारे शिक्षा राज्य मंत्री, कौशल विकास राज्य मंत्री और 32 राज्यों के जो है प्रतिनिधि, 17 के शिक्षा मंत्री और बाकी के जो है प्रमुख सचिव सब उपस्थित थे। और किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन किया जाए, इस पर जो है कार्य वो चल रहा है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, ये एक दिन में लागू करने की बात इसमें नहीं है। इसको लागू करने में जो है लंबा समय, थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। और सबसे बड़ा जो लंबा समय लगने का कारण जो है डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड जो है, वो सबसे बड़ी बाधा जो है, जैसा भाई साहब ने भी अपने इसमें कहा कि वो सबसे बड़ी बाधा जो है। लेकिन निश्चित रूप से हम उन बाधाओं को भी पार करेंगे और इस शिक्षा नीति को जो है लागू करेंगे और भारत केंद्रित और जो ज्ञान की परंपरा इस देश में रही है, सबको शिक्षा मिले, गुणवत्ता शिक्षा मिले, ज्ञान की शिक्षा मिले, भारत केंद्रित शिक्षा मिले, उस दिशा में जो है हम निश्चित रूप से जो है सफल होंगे। और हम जैसे संस्थान जो हैं वो तो निश्चित रूप से इसमें और भी जो है अपना जो है योगदान देगा। भाई साहब ने इतना अच्छा जो है मार्गदर्शन हम सबको दिया, संक्षेप में सारगर्भित और शिक्षा नीति के सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए, तो मैं भाई साहब का जो है आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आभार ज्ञापन के लिए लोकमान्य तिलक विद्या विहार विद्यालय के प्राचार्य श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारे इस अभ्यास वर्ग के तृतीय सत्र में हमें आदरणीय डॉक्टर रघुनंदन जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। सर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में हमें जो आध्यात्मिक पक्ष बताया, वो शायद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी संभव नहीं होगा। हमें बहुत सिंपल तरीके से सर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, भारतीयता का इसमें महत्व क्या है, सनातन परंपराओं को कैसे कोरिलेट किया जाएगा, और इस संदर्भ में शायद हम लोगों की जो जिम्मेदारी है थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। इस सत्र के अध्यक्ष एवं हमारी समिति के माननीय सचिव आदरणीय भरत जी व्यास सर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय आदरणीय गिरीश जी भालेराव सर, मैं आप दोनों का भी आभारी हूँ यहाँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए तथा इस तरह के विद्वत जनों का सानिध्य हमें उपलब्ध कराने के लिए। मैं विशेष उपस्थित यहाँ पर डॉक्टर राकेश ढंड, डॉक्टर सुनीता भवालकर और एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि हमारे ही विद्यालय के, हमारे ही परिवार के डॉक्टर शशि रंजन अकेला, जो RGPV यूनिवर्सिटी के PRO हैं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद के सदस्य हैं और अन्य विक्रम विश्वविद्यालय के जो गणमान्य प्रोफेसर्स यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। सत्र को संचालित करवाने के लिए जिन किसी लोगों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग दिया है, उनका भी मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। तो श्री अरविंद खोज सर आमंत्रित है। विसर्जन मंत्र के लिए सभी अपनी कमर सीधी रखेंगे और सभी एक साथ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।